अब हम लोग सेक्शन बी आज डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर का। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें दो पार्ट हैं एक एक नंबर के। नाइट्रोजन गैस इज सॉल्युबल इन वाटर एट टेम्परेचर 293 केल्विन। द वैल्यू ऑफ KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट इज 76.48 किलो बार। हाउ वुड द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन vary, increase, decrease or remain the same at a temperature above 293 Kelvin if the value of KH rises to 88.8 किलोबार। तो ये कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी के बारे में बताना है। अब आप KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर बताना, देखिए solubility of gas is inversely proportional to the value of Henry constant KH। यदि KH बढ़ेगा तो solubility घटेगा, ठीक है। On increasing temperature, nitrogen gas becomes less soluble because its KH value increase। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH वैल्यू इंक्रीज करेगा और solubility क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आप देख लीजिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सभी लोग जानते हैं, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो KH होता है हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर लिखा है KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KH इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये था। चलिए बी पार्ट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है क्लोरोफॉर्म बॉइलिंग पॉइंट 61.2 डिग्री सेल्सियस एंड एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन एजियोट्रॉप्स। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन दिस मिक्सचर इज 0.339। प्रिडिक्ट वेदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप फॉर्म विल बी। इसमें क्या होगा, फर्स्ट है 60 डिग्री सेल्सियस, 64.5 डिग्री सेल्सियस और 54 डिग्री सेल्सियस। डिफेंड और आंसर विथ रीजन। तो आपके पास देखेंगे यहाँ पर एक कौन सा प्रकार का डेविएशन शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में नेगेटिव डेविएशन होता है। तो इसके बारे में जो इसका आएगा बॉइलिंग पॉइंट वो पहले दोनों से अधिक होने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आप देखेंगे 64.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसका रीजन देख लिया जाता है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर शो नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट लॉ फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट स्पेसिफिक कंपोजिशन, ठीक है। ये नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे और क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड, जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड होगा विल बी हायर देन इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो इसमें देखेंगे एक तो क्लोरोफॉर्म का 61.2 था और एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस था। तो जो मिक्सचर होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 64.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें आर करके है, देख लीजिए। अ सोडा बॉटल विल गो फ्लैट लूज इट फिश फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, वाई और वाई नॉट। तो आप यहाँ पर देखेंगे एल्टीट्यूड जहाँ पर होता है, हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो देखिए एट हायर एल्टीट्यूड दैट इज इन श्रीनगर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर। श्रीनगर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। देखिए प्रेशर जितना ज़्यादा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतना ही ज़्यादा होगा। और एल्टीट्यूड पर हम लोग जानते हैं कि प्रेशर कम होता है इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होगा। देयरफॉर द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर विल बी लेसर एट श्रीनगर मेकिंग द सोडा गो फ्लैट फास्टर।
तो श्रीनगर में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में। रीजन, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगा। जब हम लोग एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड, जितना ऊंचाई पर आप जाएंगे उतना ही प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा, मतलब एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसका बी पार्ट देखते हैं। हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, शुगर कैसे प्रिजर्वेटिव का काम करता है इसके बारे में बताना है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट बाय एडिंग शुगर और साल्ट, या शुगर और साल्ट को हम लोग ऐड कर दें तो एक प्रिजर्वेशन का काम करेगा और वो प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया के अगेंस्ट थ्रू ऑस्मोसिस, वहाँ पर ऑस्मोसिस होता है। अ बैक्टीरियम ऑन केन फ्रूट लूज वाटर सराइवल एंड डाइज, क्या होता है, ऑस्मोसिस दो तरह का होता है ना, आप जानते हो, एक तो एक्जोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। तो एक्जोऑस्मोसिस में क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। ये समझिए आपके पास कि जो आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ से लिक्विड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएंगे और डाई हो जाएंगे। तो प्रिजर्वेशन का काम करता है शुगर। क्वेश्चन नंबर 18 अब देखेंगे। राइट द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स के CrH2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस वाटर। देखिए पोटेशियम है, 2 बार वाटर है तो डाई एक्वा डाईऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड हाइड्रेट, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन नेम द मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, आयरन, और विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट। बस ये आंसर लिखना है। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आईपीसी नेम क्या लिखा, पोटेशियम डाईएक्वा डाईऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड हाइड्रेट। ऑक्जिलेटो पर -2 चार्ज होता है, पोटेशियम पर प्लस, यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा, वाटर पर 0 चार्ज होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 में कोबाल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चन। एक सेल यहाँ पर दिया गया है, इसमें 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। रिप्रेजेंट द सेल शोन इन द फिगर, सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है। और साल्ट ब्रिज में कैरियर ऑफ करंट ये लिखना है। और टेकिंग प्लेस रिएक्शन कौन सी हो रही है नोट पर, ये लिखना है। तो आप देखिए ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है। तो करंट इधर से इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस बीकर में होने वाला है ऑक्सीडेशन, मतलब ये एनोड का काम करेगा और ये क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा। और इसमें साल्ट कौन सा देखिए, YCl2, मतलब इसमें किस में टूटेगा, Y2 प्लस Cl माइनस में, और X प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। तो ये एनोड पर हम लोग पहले लिखेंगे एनोड हाफ सेल, यहाँ साल्ट ब्रिज का साइन है, कैथोड हाफ सेल, ठीक है। तो Y से Y2 प्लस में जा रहा है, X प्लस से X में आ रहा है। और आयन आर कैरियर ऑफ करंट इन साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर आयन क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं करंट को, ठीक है। यहाँ पर कैरियर ऑफ करंट इन साल्ट ब्रिज। और एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। तो Y से क्या जा रहा है, Y2 प्लस पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। बस ये आंसर है। उसके बाद इसका और करके भी ऑप्शन है, आप चाहे इसको करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, और फॉर द सेल रिप्रेजेंटेड एज, ये सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है Mg/Mg2 प्लस Ag प्लस Ag आ रहा। आइडेंटिफाई द कैथोड एंड एनोड। कैथोड पर कौन सा होता है, रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। राइट द ओवरऑल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपके पास एनोड, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए देखते हैं, इस सेल को देखेंगे तो कैथोड जो है सिल्वर जो कैथोड का काम करेगा, और एनोड कौन सा करेगा, मैग्नीशियम। और रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, Mg
रिएक्शन लिखना है Mg+2Ag प्लस एरो Mg2 प्लस और 2Ag। तो देखेंगे आप ये यहाँ से जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा ना, और ये जा रहा तो क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे करके आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखिए Mg यहाँ लिखा से Mg2 प्लस में जा रहा, Ag प्लस से Ag में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा, रिडक्शन, यहाँ हो रहा ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये देखिए आपके पास है, इसमें से कोई दो कंप्लीट करने हैं। ये क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन ईच केस। यहाँ से देखिए मेजर एंड माइनर दोनों प्रोडक्ट हम लोगों को लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके पास यहाँ पर आंसर मिलेगा। KCN से रिएक्शन करने वाला है तो क्या बनेगा, एक तो साइनाइड बनता है, एक आइसोसाइनाइड बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ से K, यहाँ से Br बाहर कर दीजिए, CN लगाएंगे तो ये बन जाएगा एथिल साइनाइड, ये मेजर हो जाएगा। और यदि आपके पास N से ये जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, तो माइनर होगा। सेकंड में ब्यूटेन में HBr का एडिशन करेंगे। देखिए एक बार H यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, और ब्रोमीन यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेजर। और एक बार जब इस H को आप यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा ये माइनर। ये देखिए मार्कोनी कार्ब एडिशन, ये मेजर है, ये आपके पास उसका अपोजिट एंटी मार्कोनी कार्ब माइनर होने वाला है। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH आएगा तो यहाँ पर एलिमिनेशन कराएगा। ठीक है, तो एक बार ये Cl जाएगा, Cl यहाँ से और एक H यहाँ से, HCl मान लो यहाँ से आप बाहर कर रहे हैं तो आपके पास ये एल्कीन बनेगा, ये मेजर बनेगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड एल्कीन है ना, कार्बन कार्बन, इस पर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हैं, तो आपके पास ये मेजर प्रोडक्ट है। और दूसरा यदि इसका H आप बाहर करेंगे, इसका Cl, तो ये CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो ये माइनर हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कन्फर्म्ड बाय इट्स रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सी एमीन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एंड इट्स पोजीशन। गिव एन केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये आपके पास बायोमॉलिक्यूल में हम लोग चलते हैं। देखिए ग्लूकोज का ये फार्मूला होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO CHOH का होल 4 CH2, हाइड्रोक्सिल एमीन ये है, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज मोनोऑक्साइम बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज मोनोऑक्साइम, यहाँ से आपके पास 2 हाइड्रोजन इसका और 1 ऑक्सीजन ये बाहर जाएगा, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड N और ये OH बचेगा, तो ये आपके पास ग्लूकोज मोनोऑक्साइम बचता है। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज एल्डिहाइड एंड द कार्बन नंबर 1 C1 एटम पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा करके। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CHO को COOH में चेंज कर देगा तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। ये कन्फर्म करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ओके, अब हम लोग CBSE बोर्ड के सैंपल पेपर केमिस्ट्री के सेक्शन C पार्ट का डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 22 क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 पार्ट है, A और B। ये है 2 नंबर का, B है आपके पास 1 नंबर का। तो चलिए देखते हैं। राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग ऑन 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड इज डन। व्हाट विल हैपन इफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज रिप्लेस्ड बाय द कॉपर क्लोराइड। तो दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो देखते हैं हम लोग कैथोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का जब डिसोसिएशन करोगे तो CO2 प्लस और 2Cl माइनस, इसमें आपका डिसोसिएट होने वाला है।
अब क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला कहाँ पर जाने वाला, कैथोड पर, और ये वाला कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो देखिए कैथोड पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और एनोड पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन आपको लिखना है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट ले तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट को डिसोसिएट करोगे तो कॉपर 2+ और यहाँ पर सल्फेट 2- मिलने वाला है। ये आपके पास सल्फेट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और ये बनाएगा H2O8 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ऐसे कॉपर 2+ का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा तो कैथोड पर कॉपर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बी पार्ट का देखेंगे जो 1 नंबर का है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ का फार्मूला आपको पता है तो उसमें आप इसको राइट कर दीजिए उस फॉर्म में। तो देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या, न्यू प्लस लेमडा नॉट प्लस प्लस न्यू माइनस लेमडा नॉट माइनस, ये आपके पास होता है नंबर ऑफ कैटायन, ये नंबर ऑफ A9, एक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, कंडक्टिविटी ऑफ A9। ठीक है, तो आप एल्युमिनियम सल्फेट को जब डिसोसिएट करोगे तो Al3+ मिलेगा और SO4 2-, ये कितने मिलेंगे 3, तो नंबर यहाँ 3 है, ये कितने 2 तो 2। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा 2 × लेमडा नॉट Al3+, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है और ये 3 आपके पास है तो 3 × लेमडा नॉट सल्फेट SO4 2-। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखते हैं 23। देखिए इसमें 2 पार्ट है, 3 पार्ट इसमें है, ABC सब 1-1 नंबर के हैं। द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट इज एसिडिक, 1 नंबर का ही है। क्रोमियम इज हार्ड मेटल while mercury is liquid metal. The ionization energy of element of 3D series does not vary much with increasing atomic number. तो चलिए एक एक का आंसर हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर देखेंगे कि जो लोएस्ट ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक क्यों होते हैं और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में होंगे तो एसिडिक क्यों होते हैं। तो देखिए इन द केस ऑफ लोअर ऑक्साइड ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल द मेटल एटम हैज सम इलेक्ट्रॉन, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल ऑफ द मेटल एटम दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, एज अ रिजल्ट इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड बिहेव एज बेस। लोएस्ट ऑक्सीडेशन में होगा तो उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा जो उसे डोनेट कर सकता है, और जो डोनेट कर सकता है उसे आप बेस बोलते हैं, लुईस बेस बोलेंगे। ठीक है, वेयर एज इन हायर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल द मेटल एटम डज नॉट हैव एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल फॉर डोनेशन, एज रिजल्ट इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिहेव एज एन एसिड। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और एसिड की तरह काम करेगा। देखिए इसको शार्ट में समझने के लिए मैं बनाया हूँ, लोएस्ट ऑक्साइड यदि होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल, उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा जो उसे डोनेट कर सकता है, और जब डोनेट करेगा तो बिहेव एज लुईस बेस, तो लुईस बेस का काम करेगा। जैसे MnO हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस सेल में नहीं होंगे डोनेशन के लिए, तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और जब एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। बी पार्ट आप देखेंगे, क्रोमियम हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन which result in strong metallic bonding which result in it being hard solid. Absence of unpaired electron in mercury result in being a liquid. ये कह रहे थे कि क्रोमियम हार्ड क्यों है और मरकरी क्यों सॉफ्ट यानी लिक्विड क्यों है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी और हार्डनेस बढ़ेगा। तो क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
थर्ड आप यहाँ पर देखेंगे सी पार्ट क्या कह रहा है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज नॉट वेरी मच विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इज काउंटर बैलेंस बाय शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दो फैक्टर काम करता है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो साइज पर डिपेंड करेगी, और साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो इसलिए क्या होता है, ये पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो ये आपके पास सी का आंसर है, इतना नोट करना आपको। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। इसमें ए बी सी 3 पार्ट है, आर करके भी है। ठीक है, इसमें भी ए बी सी है। क्या कह रहे हैं, गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन पैरानाइट्रोटॉलुइन अंडरगो इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन लिखना है पैरानाइट्रोटॉलुइन का। बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक मीन्स होता है जिसमें प्रोटॉन ना दे सके सॉल्वेंट, प्रोटॉन ना हो, डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ना जुड़ा हो हाइड्रोजन एटम। बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ मेथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस Cl3 फॉर्म टॉलुइन। व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटकम, बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए इन 3 का आंसर देखते हैं। पहली बात तो इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता था ना। अब यहाँ पर पैरा नाइट्रोटॉलुइन लिए हैं तो ये CH3 क्या CHO में चेंज हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप ऐसे लगा रहेगा। रेजेंट क्या लेते हैं, CrO2 Cl2 ऑब्लिक CH2 के प्रेजेंस में फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो CH3 किस में चेंज करोगे, CHO में। बी इसका कह रहे हैं बेंजोइक एसिड क्या करते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट यदि होगा तो आपस में क्या ये बना लेगा, डाइमर बना लेता है। तो बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन अप्रोटिक सॉल्वेंट बिकॉज द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द 2 बेंजोइक मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ईच अदर। देखिए यहाँ बेंजोइक एसिड है, ये डाइमर बना लेगा, एसोसिएशन का केस आप पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेंजोइक एसिड एक है, ये दूसरा है, तो 2 बेंजोइक एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि हम लोग जैसे यहाँ पर सी ऑप्शन में इन्होंने कहा कि बेंजीन जब मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो टॉलुइन बनाता है, लेकिन जब बेंजोइक एसिड ऐसा उसकी बेंजीन की जगह पर लाएंगे तो क्या होगा, तो ये क्या होगा कि बेंजोइक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजोइक एसिड नॉट रिएक्ट विथ methyl chloride, that is Friedel-Crafts reaction, because the carboxyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride Lewis acid get bonded to the carboxyl group। ये क्या होता है, बेंजोइक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से बाइंड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं देगा फ्रीडल-क्राफ्ट। तो ऐसा रिएक्शन वहाँ पर होने वाला नहीं है, नो रिएक्शन आप करेंगे। अब आर में देखिए क्या कह रहे हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स डज नॉट अंडरगो एल्डाल कंडेंसेशन। एल्डाल कंडेंसेशन एक्स नहीं देगा, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, हाउ एवर एक्स विथ कंपाउंड वाई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस रिएक्ट टू गिव कंपाउंड 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in 1 मोन। एक्स वाई को आइडेंटिफाई करिए, केमिकल रिएक्शन लिखिए, गिव 1 केमिकल टेस्ट दोनों को अलग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर का मिलने वाला आपको ये। तो यहाँ पर एक्स आपके पास बेंजल्डिहाइड होगा और बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डाल रिएक्शन नहीं देगा। कंपाउंड वाई क्या होगा, यहाँ पर एस्टोफिनोन है। अब ये दोनों हम लोग का जब रिएक्शन कराएंगे तो बी पार्ट में आपको देखेंगे इसमें एक क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन देने वाला है।
तो देखो ये बेंजल्डिहाइड है, इसका ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, और ये ऐसे करोगे बेटा तो H+ के फॉर्म में जाएगा तो OH हो जाएगा, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा, ये OH हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, और उसको जब हीट करेंगे ना तो यहाँ से एक H और इसका OH बाहर चल जाएगा, इसके बीच क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। तो ये होता है जो आपको दिया 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in 1 ये बनाना है मुझे, ठीक है। अब सी में क्या कह रहे हैं, ये दोनों टेस्ट कौन सा देंगे, तो यक्स आपके पास यहाँ पर बेंजल्डिहाइड क्या करता है, टॉलन टेस्ट देगा। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई इज टॉलन टेस्ट। एक्स क्या करेगा, टॉलन टेस्ट, टॉलन एजेंट से करेगा रिएक्शन, सिल्वर मिरर बनाएगा, जबकि कीटोन नहीं देता है टेस्ट। तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 का डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। 25 में देखिए, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल डाइपेप्टाइड फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग 2 अमीनो एसिड फॉर्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एलेनिन है, ग्लाइसिन है, ठीक है, इन दोनों से आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। देखिए ग्लाइसिन यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया है और एक एलेनिन। इसका देखिए ये दोनों अमीनो एसिड है ना, तो अमीनो एसिड इस पहले वाले अमीनो एसिड का COOH ग्रुप से हम OH ले रहे हैं और दूसरे वाले का NH2 से H ले रहे हैं। ये वाटर बाहर जाएगा तो आपको ये एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। क्या हुआ इसमें, इस एलेनिन का NH2 और ग्लाइसिन का COOH के बीच रिएक्शन करवाया गया है। दूसरे में देखोगे तो एलेनिन का OH लेंगे हम और ग्लाइसिन का H लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक बार ग्लाइसिन के OH को बाहर किया जा रहा है और एलेनिन के H को, एक बार एलेनिन के OH को और इसके H को, ठीक है, ये आपको पॉसिबिलिटी है। तो अ डाइपेप्टाइड कंटेन 2 अमीनो एसिड लिंक्ड बाय 1 पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड बॉन्ड है आपके पास, C डबल बॉन्ड O NH को, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। 20 में है, केरेटिन, इंसुलिन एंड मायोसिन आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इज केरेटिन एंड इंसुलिन and differentiate between them based on their physical property। केरेटिन क्या होता है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ये बनाता है फॉर्म और इनसॉल्युबल इन वाटर। इंसुलिन क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप इसको मिलने वाला है, और सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होगा। तो ये था आपके पास। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या कह रहे हैं। नीता वाज एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। शी कैरिड आउट अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल एट 140 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। Different product were obtained at these two temperature. Identify major product formed at 140 degree and substitution mechanism. Identify the major product formed 180 degree and the substitution mechanism followed in this case. अब यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेशन यहाँ होने वाला है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन होना चाहिए था। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। प्रोपेनॉल अंडर को डिहाइड्रेशन रिएक्शन एट 140 डिग्री ईथर फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ पर प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2OH। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, CH3 CH2 CH2OH, इसका OH इसका H ये बाहर जाएगा और आपस में आप बना दोगे ये डाइप्रोपिल ईथर या प्रोपाक्सी प्रोपेन इसी को कहते हैं, और वाटर बाहर चला जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये कैटालिस्ट का काम करेगा, SN2 मैकेनिज्म देगा। ऐसे जब 180 डिग्री करेंगे आप तो क्या करेगा, एलिमिनेशन होने वाला है,
और इसी मॉलिक्यूल से इसका OH इसका H बाहर जाएगा, तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। वेरियस आइसोमेरिक हाइड्रोल्केन विद द जनरल फार्मूला C4H9Cl undergo hydrolysis reaction. Among them, A is the most reactive through SN1 mechanism. Identify A, citing the reason for your choice. Write the mechanism for the reaction. चलिए देखते हैं। पहले तो आइसोमर बना लीजिए, इसके 4 बनेंगे। तो 4 आइसोमर क्या बनने वाले हैं यहाँ पर देख लीजिए। इस 4 में आपके पास ये क्या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है, ये आपके पास क्या ये भी प्राइमरी है, ये टर्सरी है। तो ये SN1 मैकेनिज्म देगा, तो इसको आप ए मानेंगे, ठीक है। अब AH3 का होल ट्वाइस CCl, इसको आप लिखेंगे ऐसे इस फॉर्म में। द कार्बोकैटायन इस इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड इन टर्सरी अल्किल हैलाइड इज मोस्ट स्टेबल। इससे जो कार्बोकैटायन मिलेगा बहुत अच्छा स्टेबल होने वाला है। मेकिंग अ मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर, ठीक है। सभी पॉसिबल आइसोमर से सबसे अच्छा ये आपके पास रिएक्शन देने वाला है SN1 टर्सरी अल्किल हैलाइड वाला। तो चलिए SN1 मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट सिस्टम में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये स्लो स्टेप होता है, ये बाहर जाएगा, देखिए कार्बोकैटायन बनेगा। और सेकंड स्टेप में आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आने वाला है, OH इस पर आकर के लग जाएगा, आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28 में क्या कर रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल। यहाँ पर एक सेल रिएक्शन दिए हैं SN4 एक्वस Al S Al3 प्लस SN2 प्लस H इतना 4.617 इंटू 10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस सेल निकालना है। log 4.617 इंटू 10⁻⁴ का आंसर इन्होंने दिया, वैल्यू दिया है। व्हाट विल बी द E नॉट ऑफ द हाफ सेल ऑफ एल्यूमिनियम 3+Al if the E नॉट ऑफ हाफ सेल SN4/SN2 प्लस इज 0.15। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, फर्स्ट पॉइंट है। गिवन दिया है ये log 4.617 इंटू 10⁻⁴ की वैल्यू दिया है। गिवन है Kc, ठीक है। आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट इक्वेशन लगा दीजिए। इससे इक्वल टू क्या होता है, E नॉट सेल -2.33 RT/NF log Kc। अब 2.33 RT/F की वैल्यू रखने पर आपको मिलेगा 0.0591, ठीक है। यन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो रिएक्शन से देखोगे यन। अब ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, यन केवल रखते हैं, ठीक है, यन। अब एट इक्विलिब्रियम आप देखेंगे तो E नॉट से इक्वल टू क्या होता है 0, और यन इक्वल टू यहाँ पर आएगा 6 फ्रॉम इक्वेशन। यदि हम लोग इक्वेशन आपके पास यहाँ पर जैसा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन फैक्टर आने वाला है 6, ठीक है। तो एन फैक्टर आएगा 6, तो इसलिए हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो चलिए अब वैल्यू को रखते हैं हम लोग। E नॉट सेल क्या होने वाला है 0.0591/6 log Kc की वैल्यू यहाँ पर दिया ही है, ये रख लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद E नॉट सेल आपको मिल जाएगा 1.8189। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट आपको बताना है E नॉट ऑफ द हाफ सेल Al3+/Al इफ E नॉट ऑफ द इसका दिया है, तो आपको इसको बताना है। और यहाँ से हम लोग E नॉट निकाल ही लिए हैं, ठीक है। कितना निकाले हैं 1.8189, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है। E नॉट फॉर द हाफ सेल
Al3+Al गिवन है, इसके लिए तो क्वेश्चन में दिया है, इसको आपने निकाल लिया है। तो ई नॉट सेल कैसे होता है ये आप क्या देखेंगे यहाँ पर, ये ई नॉट SN4/SN2+ माइनस ई नॉट Al3+E। आपके पास यहाँ पर आप जो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका हम वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ से। तो मुझे ये एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा -1.6689 वोल्ट। ये था आपके पास सेक्शन सी।